हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीपीसी। पीपीसी क्या होता है? पीपीसी का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर शो किया जाता है मैक्सिमम आउटपुट जो कॉम्बिनेशन है वो एक इकोनॉमी क्या क्या बना सकती है। ठीक है, जैसे दो गुड ले लिए, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसके अंदर रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी वगैरह और वो भी फिक्स्ड है और स्कैरसिटी भी है, वो भी है। ठीक है, तो पीपीसी का मतलब होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन जो ये बताता है कि इकोनॉमी में कौन सा आउटपुट कितना मैक्सिमम उसका यूज़ होगा। अब ये जो कर्व होता है ये कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है और ये नीचे को बेंड करता है ऐसे। ठीक है, फिर जो भी इस कर्व के अंदर के जो भी बने हुए होते हैं पॉइंट्स, वो तो सारे क्या होते हैं कि ये अपन अटेनेबल होते हैं, लेकिन जो ये पॉइंट के बाहर हो जाते हैं, जो ग्राफ के बाहर के जो पॉइंट होते हैं वो हो जाते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो जो भी ग्राफ के अंदर है वो अटेनेबल है, अंडर यूटिलाइज्ड है, और जो भी ग्राफ के बाहर है वो अनअटेनेबल है। लेकिन बेस्ट कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? जो एग्जैक्ट इस कर्व के ऊपर हो। ठीक है, तो उससे अपन बनाते हैं पीपीसी कर्व। डायग्राम में जैसे ये समझाया हुआ है, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स, वाई एक्सिस पे गुड वाई। ये अपन ले लेते हैं यहाँ पे एक्स एंड वाई। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स और वाई पे गुड वाई। कर्व ऐसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। जो भी अंदर इसके पॉइंट्स है वो अंडर यूटिलाइज्ड है और जो बाहर है वो अनअटेनेबल है। तो जो भी इसका ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा एग्जैक्ट कर्व के ऊपर, वो परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर क्या क्या इसके की कॉन्सेप्ट्स है? स्केर्सिटी, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अगर ये नहीं तो दूसरा कौन सा। ठीक है, increasing opportunity cost, the concave shave means as you produce more and more of one good, you give increasingly large amount of other good। अगर मैंने वीट ले ली है और एक राइस ले लिया है, अगर मुझे वीट टोटल जो है रिसोर्सेस अपने पास 20 है, तो या तो मैं 20 वीट ले सकती हूँ या फिर मैं 20 राइस ले सकती हूँ। जस्ट इन केस अगर मैंने 19 क्विंटल जो है वो मैंने वीट के लिए, तो मैं क्या लूँगी? 1 क्विंटल राइस का लूँगी। सिमिलरली अगर मुझे 2 क्विंटल राइस चाहिए तो मैं उसमें 18 क्विंटल जो है वीट कर दूँगी। इसके अंदर रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब फिक्स्ड है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, फुल एंड एफिशिएंट यूज़ हो रहा है उस रिसोर्सेज का। 2 गुड्स है, वेरिएबल रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज कैन बी शिफ्टेड बिटवीन प्रोड्यूसिंग द 2 गुड्स, यानी कि आपको कौन सा गुड्स ज़्यादा चाहिए उस हिसाब से आप अपना उसको चेंज कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है? ये बताता है कि कितनी किस चीज़ की स्कैरसिटी है और बताता है आप किस चीज़ में और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या लगेगी। हाईलाइट्स एफिशिएंसी, यानी अपन काम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम आउटपुट। विजुअलाइजेस ट्रेड ऑफ्स, यानी क्लियरली शो करता है चॉइस बिटवीन 2 गुड्स, 2 और मोर गुड्स। एंड शोज इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी ग्रोथ आप बताता है। इनवर्ट जो इसका कॉन्ट्रैक्शन है वो बताता है, इनवर्ट जो हो जाए वो कॉन्ट्रैक्शन बताता है, और अगर ये बार इसका ना कर्व और बार बनेगा तो वो क्या बताता है? वो ग्रोथ बताता है। लिमिटेशन क्या है? कि सिर्फ 2 ही गुड्स बताता है। एक स्टैटिक मॉडल है जो चेंज नहीं हो सकता। एंड एज्यूम्स एम्प्लॉयमेंट इज़ फुल, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है, लेकिन ये क्या कहता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है। रिसोर्स होमोजेनिटी, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो होमोजिन नहीं होते हैं।
फिर है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है? इसको अपन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हैं। It is a fundamental principle in economics that describes how the output of a production process changes. The quantity of one input varies while other inputs are kept constant. This law is applicable in short run where at least one factor of production such as capital is fixed. यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये कहता है कि जैसे ही एक से ज़्यादा अपन यूनिट उसको है ना बनाने लगते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, पहले तो वो अच्छे से इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है अपना आउटपुट, अपना रेवेन्यू, लेकिन फिर एक स्लो ग्रोथ से बढ़ता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। यही इसके स्टेज 1 और स्टेज 2 स्टेज 3 कहते हैं। स्टेज 1 कहता है जो टोटल प्रोडक्ट है, जो टीपी होता है, ठीक है। ये अपन एक ग्राफ बना दिया, यहाँ पे जो है अपन ने एक ग्राफ बना दिया। ये हो गया अपन का टीपी का ग्राफ, और इसके नीचे अपन एक बना देंगे एमपी का ग्राफ, ठीक है। अपन ने ले लिया लैंड जो है वो कांस्टेंट है, 1 एकड़ लैंड है, ठीक है। लैंड इज 1 एकड़, ठीक है। लेबर जो है वो अपन इंक्रीज करते रहेंगे 1 2 3 4 के हिसाब से, उसके हिसाब से अपन की जो टीपी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और एमपी कैसे निकलता है? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपन टीपी भी निकाल देंगे। तो अपन ने ये कर्व बनाया, इधर अपन ने लिखा लेबर, यहाँ पे टीपी, यहाँ पे एमपी। अब 1 2 3 4 ये वाले जो है ये टीपी की लाइन कर देंगे, लेबर 1 2 3 4 5 एमपी की लाइन एंड लेबर की लाइन, ठीक है। ये अपन ने इसका बनाया, ये अपन ने इधर बनाया टीपी, और इसका अपन ने एक बनाया ग्राफ, और ये एक टीपी का जो है ये हमेशा ऐसा ही एक ग्राफ बनता है, ठीक है। फिर अपन ने बनाया एमपी का, मार्जिनल प्रोडक्ट का, कुछ ऐसे गए, कुछ बाहर गए, कुछ नीचे गए, ठीक है। तो ये अपन का ग्राफ कैसे बनेगा? ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे, समझ गए। तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है अपन का एमपी है, सबसे ज़्यादा जो है अपन का इधर एमपी ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे ग्राफ बनता है अपन का एमपी का, ठीक है। तो ये ऐसे जाके इसका कर्व इधर जाएगा। तो जब एमपी सबसे अपने टॉप पे होगा उस पॉइंट को अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे अपना एमपी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा और एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। फिर जैसे ही टीपी डाउनवर्ड स्लोप करेगा एमपी जो है वो नेगेटिव होने लग जाएगा। इसको अपन कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। यानी कि ऐसे जैसे अपन और ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो अपन प्रोड्यूस करने लग जाएंगे तो उसमें क्या होता है, पहले तो अपना रेवेन्यू वगैरह और सब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर स्लो हो जाता है और फिर जो है वो नेगेटिव आ जाता है। स्टेज 1 टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, एमपी राइजेज, बेटर यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। फिर स्टेज 2 पे टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर एमपी फॉल्स बट इज पॉजिटिव। इसके अंदर जो होता है प्रोड्यूसर्स ऑपरेट हियर टू मैक्सिमम आउटपुट। इसके बाद में प्रोड्यूसर्स को जो है अपना आउटपुट जनरेट करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में जो आता है वो होता है नेगेटिव रिटर्न स्टेज 3 का। टीपी फॉल्स, एमपी बिकम्स नेगेटिव, टू मैनी वेरिएबल इनपुट्स एक्टिवली हिंडर द प्रोडक्शन। जैसे वेरिएबल में क्या, जैसे लेबर हो गया, एक आदमी पहले थोड़ा सा काम करता था, 2 लोग अच्छा काम करते थे, 3 लोग और भी अच्छा काम करते थे, 4 लोगों ने तो एकदम एफिशिएंसी एकदम बढ़ाई दी थी। लेकिन जैसे ही आपने 5वां लेबर लगाया तो एक आदमी तो फ्री ही है, क्योंकि काम तो सिर्फ 4 लोगों का ही था। आपने एक और लगा दिया लेबर,
6 एक और लगा दिया 7। तो अब ये लोग क्या है, जब ये काम नहीं करेंगे तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो जैसे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो उससे जो है आपका प्रॉफिट है कम होने लग जाएगा। ठीक है। फिर शॉर्ट रन, इसके अंदर शॉर्ट रन लेते हैं क्योंकि जिसके अंदर टेक्नोलॉजी ना बदली जा सके। छोटे टाइम पे जो है टेक्नोलॉजी नहीं बदली जा सकती, सिर्फ अपन लेबर को ही इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। होमोजीनियस यूनिट, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स यानी कोई भी दूसरे परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। एडवांटेजेस, रिसोर्स एलोकेशन कर सकता है और शॉर्ट रन प्रोडक्शन में ये काम करता है। लिमिटेशन, क्योंकि ये बहुत ही छोटा पीरियड होता है, इतना छोटा कभी भी ये अप्लाई नहीं होता है। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, यानी पुरानी ही टेक्नोलॉजी पे अपन को डिपेंड करना पड़ेगा। और फैक्टर होमोजेनिटी। अब नेक्स्ट रन है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है। इट इज़ द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ अ फर्म इनकर्स टू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी कि 20 जो थे ऑरेंजेस, उनके पैसे थे 40 रुपये। 20 ऑरेंजेस के 40 रुपये थे, लेकिन एक और 21 हो गए ऑरेंजेस, तो प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसी को कहते हैं अपन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। When at least one factor of production like factory size is fixed, it is changed it's the change in total cost divided by change in output. Total cost upon Q is marginal cost in short run. Definition क्या है? The cost to produce one more additional unit. Short run, a time frame where some inputs like machinery, buildings are fixed. कैलकुलेशन क्या होता है? चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू। जितना टोटल कॉस्ट में चेंज हुआ अपॉन टोटल आउटपुट, क्यू होता है आउटपुट। बिहेवियर इनिशियली फॉल्स ड्यू टू इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन, इवेंचुअली राइजेस एज डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न सेट इन। कर्व जो है इसका शेप होता है यू शेप का, एक ये कर्व होता है, समझ गए? इंटरसेक्टिंग एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि इसके अंदर ऑल द फैक्टर्स लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी कैन बी एडजस्टेड। मतलब इसका भी यही होता है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 मोर यूनिट, बट इसके अंदर जो है सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज किए जा सकते हैं। इट शोज हाउ कॉस्ट चेंजेस एज फर्म स्केल्स अप और डाउन, ऑफन यू शेप्ड ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है। की एस्पेक्ट ये है ऑल इनपुट वेरिएबल, यानी हर एक चीज़ चेंज की जा सकती है। रिटर्न्स टू स्केल, यानी ये भी वापस नेगेटिव में जा सकता है। फॉलिंग LRMC यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कर्व, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंक्रीजिंग रिटर्न्स पे आती है, कांस्टेंट पे कांस्टेंट रहती है, और राइजिंग पे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी डिक्रीजिंग रिटर्न्स हो जाती है। सेम टू सेम ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की तरह। फिर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे? वही जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के थे, 3 स्टेजेस। पहले इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिमिनिशिंग रेट से, और फिर नेगेटिव रिटर्न्स। नेक्स्ट है डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस होता है इन इकोनॉमिक्स इज द लॉस ऑफ economic efficiency or total societal welfare when the market doesn't reach its ideal equilibrium, often due to government interventions like taxes, price ceiling, subsidies, or market failures that prevent mutually beneficial trades from occurring, resulting in wasted resources or lost surplus that benefits no one. डेड वेट का मतलब ये, डेड वेट लॉस का मतलब ये होता है कि जब मार्केट जो है अपने पूरे इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाता। मार्केट इक्विलिब्रियम पे कब आता है? जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो,
जितने की डिमांड है उतने की ही सप्लाई है, कोई एक्सेस सप्लाई नहीं है, कोई एक्सेस डिमांड नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है तो हो जाता है डेड वेट लॉस। एंड ये डेड वेट लॉस ऑफन किस वजह से होता है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से। अगर टैक्सेस बढ़ जाते हैं तो सप्लाई जो है वो सप्लायर्स प्रोडक्शन कम कर देते हैं, डिमांड तो वैसे की वैसी, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन सप्लाई कम हो गई है तो डेड वेट लॉस। वहीं पे अगर सब्सिडीज़ वगैरह और ज़्यादा मिल गई तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन डिमांड तो वैसे भी कम ही है, तो भी डेड वेट लॉस। की एस्पेक्ट्स क्या है? कॉजेस, टैक्स, प्राइस फ्लोर यानी मिनिमम वेज, प्राइस सीलिंग यानी मैक्सिमम प्राइस, subsidies, monopolies and trade barriers. Mechanism: these interventions change prices leading to less quantity being traded than the efficient market level, thus reducing total consumer and producer surplus. यानी प्रोड्यूसर का जो वेलफेयर है वो भी कम हो जाता है और कंज्यूमर का भी वेलफेयर उससे कम हो जाता है। Visualization: on supply demand graph it appears as a triangle between the original equilibrium and the new less efficient market point representing the lost surplus. जैसे कि ये अपन ने एक ग्राफ बनाया, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है। वहीं पे अब जो है ये एक नई अपन की सप्लाई बनी और एक अपन ने नया जो है वो डिमांड बनाया, तो इस पॉइंट के बीच में ये जो ट्रायंगल है प्राइस का, ये है डेड वेट लॉस। एग्जाम्पल है इसका टैक्सेशन: a tax on product raises its price for consumers and lowers the effective price for producers, reducing the quantity sold. Consumers who would have bought at the original price but won't at the higher price, the producers who would have sold but won't at the lower price are a part of dead weight loss. यानी जो कंज्यूमर जो है ओरिजिनल प्राइस पे लेके आए तो वो हायर प्राइस पे नहीं लेके आएंगे। सिमिलरली जिन्होंने प्रोड्यूसर्स ने जिन्होंने हायर प्राइस पे बेचा है और वो उसको लोअर प्राइस पे नहीं बेचेंगे, तो ये किस चीज़ का पार्ट हो गया? एक डेड वेट लॉस का पार्ट हो गया। फिर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इलास्टिसिटी का मतलब, डिमांड के अंदर इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आया इन रिस्पेक्ट टू प्राइस, यानी प्राइस बढ़ी या प्राइस घटी तो डिमांड बढ़ी या डिमांड भी घटी, उसको अपन बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑर्डिनरली नेगेटिव बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स व्हेन प्राइस राइजेस। ये डिमांड का जो है एक बेसिक रूल है, जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। डिपेंडिंग ऑन इट्स इलास्टिसिटी अ गुड इज सेड टू हैव इलास्टिक डिमांड इफ इट इज मोर देन वन, ठीक है। जो डिमांड जो है वो इलास्टिक है अगर उस जो है क्वांटिटी ज़्यादा है वन से। फिर इनइलास्टिक अगर क्वांटिटी कम है वन से। यूनिटरी इलास्टिक अगर दोनों प्राइस और क्वांटिटी बराबर हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं। If demand is elastic, the quantity demanded is very sensitive to price. Example: a 1% rise in price generates 10% decrease in quantity. If the demand is inelastic, the goods demand is relatively insensitive to price. यानी कितना भी प्राइस में चेंज आ जाए उसकी डिमांड कम नहीं होने वाली, जैसे कि बेसिक नेसेसिटी हो गई, जैसे दूध, पानी वगैरह, ये सब, ठीक है। वही इफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक द क्वांटिटी फॉल्स बाय एग्जैक्टली द परसेंटेज दैट द प्राइस राइजेस। टू इम्पॉर्टेंट सोशल केसेस आर परफेक्टली इलास्टिक वेयर इवन अ स्मॉल राइज इन प्राइस रिड्यूसेस द क्वांटिटी। यानी हल्का सा भी अगर प्राइस में बड़ा हुआ, हल्की सी भी प्राइस ज़्यादा हुई तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कार्स वगैरह में, और जैसे ही प्राइस बढ़ती है लोग कम कर देते हैं उसको लेना। नेक्स्ट है द परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज इक्वल्स टू जीरो वेयर अ राइज इन प्राइस लीव्स द क्वांटिटी अनचेंज्ड। भले ही कितना भी हो जाए, प्राइस
हाई, लेकिन कोई भी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट, सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसको अपन ES से डिनोट करते हैं, इज कॉमनली नोन एज अ मेजर used in economics to show the responsiveness or elasticity of the quantity supplied of a good or services to a change in its price। सेम टू सेम जैसे डिमांड का था वैसे ही सप्लाई का है कि प्राइस में चेंज आया तो प्रोड्यूसर्स कितना उसको प्रोडक्शन करेंगे, कितना उसकी सप्लाई होगी। ठीक है, इसके अंदर भी परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, इनइलास्टिक और हाईली इलास्टिक, इसके भी 5 जो है ये पार्ट्स होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक के यानी कोई भी चेंज नहीं आता है क्वांटिटी के, भले ही कितना भी जो है आप प्राइस में चेंज लेके आओ। ठीक है, वहीं पे ये होता है इनइलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, प्राइस जो है वो सेम है लेकिन क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। प्राइस कांस्टेंट है लेकिन क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। यूनिट इलास्टिक यानी दोनों प्राइस और क्वांटिटी बराबर अपने परसेंटेज से बढ़ रहे हैं। हाईली इनइलास्टिक यानी कि जो भी क्वांटिटी जो है वो कम है, उसमें चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन प्राइस। और हाईली इलास्टिक यानी जो सप्लाई है वो ज़्यादा है और प्राइस जो है वो उससे कम है। इसका फॉर्मूला होता है Q, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q। P होती है ओरिजिनल प्राइस, Q होती है ओरिजिनल क्वांटिटी, चेंज इन Q होता है Q2 माइनस Q1 और चेंज इन P होता है P2 माइनस P1। Perfectly inelastic, this is when formula equals to 0, meaning there is no change in the supply when there are price changes। ठीक है, यूनिट इलास्टिक, दिस मीन्स इक्वल चेंज हुआ है दोनों में। परफेक्टली इलास्टिक, दिस इज व्हेन formula actually gives an infinite result, meaning the quantity can be supplied is infinite। फिर है कंज्यूमर सरप्लस या फिर प्रोड्यूसर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस यानी डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस टू पे एंड प्राइस पेड। आप कितना पेमेंट करना चाहते थे और आपने कितना पेमेंट किया इज कंज्यूमर सरप्लस। इट मेजर्स द बेनिफिट कंज्यूमर्स रिसीव फ्रॉम परचेजिंग अ गुड फॉर लेस देन देयर मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। यानी कि कितना था, एक डोसा है उसकी प्राइस हो गई 200 रुपये, लेकिन वो डोसा इतना अच्छा था कि आपका मन हुआ कि यार ये तो 200 रुपये के हिसाब का है ही नहीं, ये तो सीधा 500 रुपये के हिसाब से है। तो ये जो है ये 500 माइनस 200 300 जो हुआ ये हुआ कंज्यूमर सरप्लस। वहीं पे प्रोड्यूसर सरप्लस इज द एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोड्यूसर्स रिसीव बाय सेलिंग एट अ मार्केट प्राइस हायर देन द मिनिमम प्राइस देट बी विलिंग टू एक्सेप्ट। यानी कि जितना जो है प्रोड्यूसर ने प्रॉफिट कमाया है वो हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस। नेक्स्ट इज किंक्ड डिमांड कर्व। किंक्ड डिमांड कर्व यानी इससे आप समझ सकते हो एक किंक आया हुआ है बीच में। ठीक है, यानी एक जगह जो है वो कहीं पे एक स्टॉप है और फिर उसके आगे जो है ग्राफ बढ़ा है। ये क्यों होता है? किंक्ड डिमांड कर्व इज एन ओलिगोपोली मॉडल शोइंग वाई प्राइजेज आर रिजिड। यानी प्राइजेस क्यों जो है वो रिजिड होती है। फर्म्स वोंट रेज प्राइजेस, कॉम्पिटिटर्स डोंट फॉलो losing customers or lower than competitors follow, leading to price wars and a little gain. This creates a kink where the upper part is elastic and the lower part is inelastic। यानी ऊपर पार्ट में जो है वो प्राइस इंक्रीज होती है, लोअर पार्ट में जो है वो प्राइस डिक्रीज होती है, leading to stable sticky prices and a gap in the marginal revenue curve, allowing cost to change without affecting price। ओलिगोपोली यानी अप्लाइज टू मार्केट्स विद द फ्यू डोमिनेंट फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स। ओलिगोपोली क्या होता है, कुछ बहुत ही बड़ी फर्म्स है और सेम ही सामान बेच रही है लेकिन वो कम है
फर्म्स कम है, सामान लगभग सेम ही बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एयरलाइंस, ऑयल कंपनी, ये जो है ये ओलिगोपोली है। प्राइस रिजिडिटी, प्राइसेस टेंड्स टू स्टे द सेम बिकॉज नीदर रेजिंग नॉर लोअरिंग देम इज एडवांटेजेस। जैसे कि सोप का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक लक्स है और एक डव है, ठीक है। अब अगर लक्स और डव दोनों ने अपनी ब्रांडिंग जो है ऐसी की हुई है कि दोनों को अपन बोल दें कि ये तो लग्जरी सोप्स की उसमें कैटेगरी में अगर इन दोनों ने अपनी ब्रांडिंग की हुई है, तो अगर लक्स अपना प्राइस जो है वो कम करेगा तो इससे नुकसान जो है वो लक्स को ही होगा, डव को नहीं। क्योंकि अगर आपने अपनी ब्रांडिंग लग्जरी गुड के हिसाब से करी है तो अगर आप उसका प्राइस कम करोगे तो या तो ये ऐसा इम्पैक्ट देगा कि चीज़ ख़राब हो गई होगी इसीलिए प्राइस कम है, कुछ लोगों के मन में ये आएगा, और कुछ लोगों के मन में आएगा अरे ये तो लग्जरी ब्रांड है, इसको अपन खरीद लेना चाहिए। तो इसके अंदर फ़ायदा जो है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसके अंदर जो है एक किंक आ जाता है। तो अबव द किंक होता है इलास्टिक डिमांड। इफ अ फर्म रेजेस इट्स प्राइस राइवल्स डू नॉट फॉलो, सो फर्म लूजेस मेनी कस्टमर्स, डिमांड इज इलास्टिक। एंड बिलो द किंक यानी इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। If a firm lowers its price, rivals match the cut to avoid losing market share, resulting it only a small increase in the demand. ऐसा बनता है अपन का किंक डिमांड कर्व, एक ऐसे, ठीक है, और ऐसे, ठीक है। ये जो अपन ने की ना, ये जो बीच में एक ये जो पार्ट है इसको अपन कहते हैं किंक। Next is prisoner's dilemma. The prisoner's dilemma is a game theory concept showing how two rational individuals acting in self-interest can choose a worse outcome than if they'd cooperated, famously seen in oligopolies where firms compete leading to lower profits for all. Even though cooperation yields monopoly likely gains, it explains why cartels struggle, why arm races happen, and even political deadlocks, highlighting the conflict between individual incentive and collective benefit, often leading to suboptimal results like price wars or excessive spending. ये प्रिजनर्स डिलेमा ये होता है कि आपने अकेले में ना गलती कर दी, अगर आप कोऑपरेटिव होते, आप कोऑपरेशन में होते तो आपको फ़ायदा हो सकता था, लेकिन आपने चूज़ किया कि आप जो है वो अलग जाओगे, बट अलग जाके भी आपने कोई सही डिसीजन नहीं लिया, आपने बल्कि एक गलत डिसीजन ले लिया। उसको अपन कहते हैं प्रिजनर्स डिलेमा। कि अगर आप किसी के साथ होते, कोई टीम वगैरह, कुछ लोग आपकी फर्म्स जो है वो साथ में होती है, अलग अलग फर्म्स, तो आप कितना ज़्यादा प्रॉफिट साथ में मिलके बना सकते थे, रेदर देन आपने जो है अपनी खुद की जो फर्म है उसके प्रोडक्ट्स से उसकी प्राइसेस आपने लो कर दी और प्रॉफिट भी है उसका लो हो गया। इसको अपन कहते हैं प्रिजनर्स डिलेमा। की कॉन्सेप्ट कॉपरेशन वर्सेस डिफेक्शन, प्लेयर्स कैन ईदर कॉपरेट और डिफेक्ट और स्टे साइलेंट। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, डिफेक्शन इज ऑफन द डोमिनेंट स्ट्रेटेजी, it yields a better personal outcome regardless of other players choice। क्योंकि इसके अंदर जो है आपने अपना दिमाग लगाया है तो यू आर डोमिनेंट हियर। क्या पता आपका जो है आउटकम अच्छा निकले और क्या पता खराब निकले। सब ऑप्टिमल आउटकम, द Nash equilibrium where neither player can improve by unilaterally changing strategy which involves mutual defection, which is worse for both than mutual cooperation। Economic applications क्या है? Oligopoly. Firms in an oligopoly like Coca-Cola and Pepsi prefer high prices but have an incentive to cheat by lowering prices to gain market share, often resulting in price wars and lower joint profit। अगर कोक है और पेप्सी है, ये दो राइवल्स हैं, ठीक है, कोक और पेप्सी, तो अब कोक ने जो है अपने प्राइसेस कम कर लिए और लोग अगर कोक को ज़्यादा पीने लग गए तो पेप्सी को भी अपने प्राइसेस जो है वो लो करने पड़ सकते हैं।
Arms races countries are better off disarming, cooperating, but fear being vulnerable. If others arms leading to both build weapons, यानी कि जैसे इंडिया और रशिया है, तो इंडिया ने अपने जो है रिलेशन रशिया से अच्छे किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं रहे रशिया से, तो क्या पता रशिया अपने आर्म्स एंड एमिनेशन किसी और को बेच दे, और वो जो है इंडिया के खिलाफ, जो दूसरी कंट्री है वो इंडिया के खिलाफ यूज़ कर ले। उसको कहते हैं आर्म्स रेसेस। पब्लिक गुड्स यानी इंडिविजुअल्स में अंडर कॉन्ट्रीब्यूट टू पब्लिक गुड्स लाइक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन बिकॉज दे बेनिफिट फ्रॉम अदर contributions without incurring cost themselves. सेम वैसे ही पॉलिटिकल ग्रिडलॉक। नेक्स्ट है मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर क्या होता है? मार्केट फेलियर इज व्हेन अ फ्री मार्केट फेल्स टू एफिशिएंटली एलोकेट रिसोर्सेज, यानी कि जो है आप अच्छे से रिसोर्सेज जो है एलोकेट नहीं कर पाए, उसको अपन क्या कहते हैं? मार्केट फेलियर। क्यों नहीं कर पाए? ऑफन ड्यू टू एक्सटर्नैलिटीज, पॉलिटिकल प्रेशर्स, मोनोपोलीज या फिर इंफॉर्मेशन गैप्स। एक्सटर्नैलिटीज यानी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव यानी जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर आप इन्वायरमेंट का ध्यान रखो तो आपकी जो आसपास जो है वो हरियाली रहती है, और जैसे ही हरियाली रहती है उसका इन्वायरमेंट अच्छा होता है, तो वहाँ पे अगर कोई घर वगैरह है तो उसका प्राइस जो है वो हाई हो जाता है। वहीं पे अगर आपने उस जगह का ध्यान नहीं रखा, हर जगह गंदगी फैला दी, तो उसका जो है प्राइस जो है वो कम हो जाता है। तो ये सब क्या करते हैं? ये एक मार्केट फेलियर को रिप्रेजेंट करते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स: इनएफिशिएंट एलोकेशन यानी आपने ध्यान नहीं दिया, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप रैशनैलिटी, व्हाट इज़ बेस्ट आपने ध्यान नहीं दिया, इंडिविजुअल के लिए अच्छा है या फिर ग्रुप के लिए अच्छा है, लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर क्योंकि कोई भी समाज को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कॉमन कॉजेज़ क्या है? एक्सटर्नलिटी यानी पॉल्यूशन वगैरह जैसी, पब्लिक गुड्स लाइक नेशनल डिफेंस और क्लीन एयर, पब्लिक गुड में आता है क्लीन एयर, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, वन पार्टी इन अ ट्रांजेक्शन हैज़ मोर एंड बेटर इन्फॉर्मेशन देन द अदर, कि आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले को कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मार्केट पावर्स, मोनोपोलीज, ओलिगोपोलीज यानी बहुत ही कम है, एक ही आदमी के कंट्रोल में सब कुछ है, तो उसका मन होगा जो वो करेगा। मेरिट एंड डीमेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स यानी एजुकेशन, उस पर अपन कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करे, लेकिन अपन डीमेरिट गुड्स यानी जैसे टोबैको वगैरह को, उनको अपन अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब आप कैसे जो है अपने सोसाइटी में, अपने इकोनॉमी में आप वेलफेयर ला सकते हो, उसके लिए उसके दो जो है theorems है। The fundamental theorem of welfare economics explain how competitive markets achieve economic efficiency and how policy can guide markets to desired efficient outcomes with two core theorems. पहली theorem है which says perfect competition leads to Pareto efficiency, no one better off without someone worse off, while the second theorem says any Pareto efficient state can be reached via competition if initial endowments are redistributed with lump sum taxes transfers allowing for both efficiency and equity. इसका क्या कहने का मतलब है? जैसे कि आप जो है कुछ, आपकी फर्म है और आप कुछ इसका बना रहे हो, आपका कोई प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट थ्योरम कहती है परफेक्ट कंपटीशन को प्रमोट करती है। परफेक्ट कंपटीशन यानी कि ओपन मार्केट है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, सबके जो प्रोडक्ट्स है वो या मोस्टली सेम है, नहीं है तो भी अलग अलग है, लेकिन बायर्स खूब सारे हैं, सेलर्स खूब सारे हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर आपने एक दुकान से कुछ सामान खरीदा, ठीक है, इसका मतलब है अगर आपने कहीं किसी दुकान से सामान खरीदा, तो एक दुकान से सामान खरीदा, वो दुकान वाला ख़राब है, उसका सामान भी ख़राब है, तो आपको पता चल गया कि ये ख़राब है, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन रेडी है कि मैं दूसरी दुकान से जाके ले लूँगा सामान, ठीक है। वहीं पे सेकंड थ्योरम कहती है कैन बी रीच्ड वाया कॉम्पिटिशन इफ़ इनिशियल एंडोमेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद लमसम टैक्सेस, यानी कि आप जो है उस कॉम्पिटिशन
के अंदर आप अच्छा ना वो प्रोडक्शन अपना कर सकते हो, अच्छा अपने आप को बता सकते हो, अगर आपके ऊपर कोई लमसम टैक्सेस ट्रांसफर्स या फिर ऐसा कुछ आपको कोई फैसिलिटी मिले। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, कोर आइडिया। इसका कोर आइडिया क्या है? इन आइडियल कंपटीशन यानी परफेक्ट कंपटीशन, कंप्लीट मार्केट्स, नो एक्सटर्नलिटी, अ फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम, meaning resources are allocated so that no one can be made better off without making someone else worse off. Assumption, perfect competition, many buyers, sellers, price takers, homogeneous goods, perfect info, complete markets, all goods. Second का क्या है? Any desired efficient outcome can be achieved through competitive markets given the right initial wealth distribution. अगर सबके पास जो है बराबर जो है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट की गई है, सब पे बराबर जो टैक्स जो है वो इम्पोज किया गया है, तो सब सामान भी सही बनाएंगे, तो इससे जो है वेलफेयर जो है वो चलता रहेगा। मैकेनिज्म, अ सोशल प्लानर यूजेस लमसम ट्रांसफर्स लाइक टैक्सेस और सब्सिडीज नॉट अफेक्टिंग प्राइसेस। इम्प्लीकेशन, सेपरेट एफिशिएंसी फ्रॉम इक्विटी, यानी मार्केट्स को सेपरेट करता है रीडिस्ट्रीब्यूशन से। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम प्राइसेस और क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम प्राइसेस यानी कहाँ पे जो है आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस प्राइस का। इक्विलिब्रियम प्राइस इज द मार्केट प्लेस प्राइस वेयर द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमर्स वांट टू बाय स्लैश डिमांड एग्जैक्टली मैचेस द क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स वांट टू सप्लाई, यानी जो है सप्लाई और डिमांड जो है वो बराबर है। It creates a stable, balanced market with no surplus and no shortage. इसको अपन क्या कहते हैं? मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी अपन इसको कहते हैं। ये क्या दिखाता है? ये एक बैलेंस दिखाता है, ये स्टेबिलिटी दिखाता है, ये मार्केट क्लियरिंग दिखाता है, और एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट भी दिखाता है। ठीक है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, और दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व। A microeconomic graph shows different combinations of two goods that give a consumer the same level of satisfaction, meaning the consumer is indifferent between any bundle on that curve, like enjoying 2 coffees and 3 donuts or 3 coffees and 2 donuts equally. These curves slope downwards. More of one good means less of other for same utility. यानी कि अगर आपके पास ऑप्शन में आपको दिया गया या तो 3 डोनट लो और 2 कॉफ़ी लो, या फिर 3 कॉफ़ी लो और 2 डोनट लो, और आपको जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा इन दोनों से ही, तो उसको अपन क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व, यानी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो दोनों गुड से जो डिराइव की गई है। ये कर्व जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होता है ये, ठीक है, इसको अपन कहते हैं कॉन्वेक्स। अब अपन ने जब ये इतने सारे जब अपन एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, इसको अपन कहते हैं इंडिफरेंस मैप। ये खूब सारे जब इंडिफरेंस कर्व अपन प्लॉट करते हैं उसको अपन कहते हैं इंडिफरेंस मैप। ये जो होते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं टू मेंटेन द सेम यूटिलिटी गेनिंग मोर ऑफ वन गुड। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन शोज कितने सारे बंडल्स जो है वो एक कंज्यूमर जो है ले सकता है। कैन नॉट इंटरसेक्ट, क्योंकि ऐसा इसको करने के लिए अपन को क्या चाहिए कि अगर ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड ना करे तो। लेकिन इंडिफरेंस कर्व का अजम्पशन क्या है कि दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। हायर कर्व्स यानी कि मोर यूटिलिटी यानी हायर सेटिस्फेक्शन। पर्पस, कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है। प्रेडिक्टिंग डिमांड, क्या डिमांड है। इक्विलिब्रियम किस पे है, ठीक है, ये जो होता है ये अपन का इंडिफरेंस कर्व हो जाता है। जब खूब सारे इंडिफरेंस कर्व बनते हैं उनको अपन कहते हैं मैप। फिर है आइसोक्वांट, आइसोकॉस्ट एंड रिज लाइंस। जो ये रिज लाइंस होती है इन्हीं को अपन इंडिफरेंस कर्व भी, इंडिफरेंस मैप भी कह सकते हैं। जब खूब सारे जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं उनको अपन कहते हैं रिज लाइंस। आइसोक्वांट कर्व शोज
ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स लाइक लेबर एंड कैपिटल। जो ये आइसोक्वांट कर्व है ये ही रिज लाइन है। तो अगर रिज लाइन दिया हुआ हो तो उसके अंदर भी ये आइसोक्वांट का ही लिखना है। That a firm can use to produce the same specific amount of output, highlighting the trade-offs between inputs while keeping production constant. It's a key tool in production theory, similar to the consumer's indifference curve, but focused on production, illustrating how much of one input must decrease to compensate for an increase in other. यानी कितना किसके अंदर कम करे, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो, जैसे एग्जांपल 20 है तो ये 20 पूरा वीट में डाले या 20 पूरा राइस में डाले, या दोनों को किस हिसाब से अलग अलग करें। डाउनवर्ड स्लोपिंग टू मेंटेन द सेम आउटपुट, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, क्योंकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व की तरह ही बनता है ना, इसीलिए हायर कर्व्स यानी हायर इन आउटपुट, सेम ये भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। आइसोकॉस्ट जो होता है वो एक लाइन बनती है, ये जो लाइन होती है ना ये बनती है आइसोकॉस्ट कर्व की, क्योंकि इसके अंदर जो है फिक्स्ड इनपुट प्राइसेस होती है और एक अपन को एक बजट दिया हुआ होता है कि इस लाइन के अंदर जो है आप जो है सामान ले सकते हो, इस लाइन के अंदर जो आपका रिसोर्सेज है इसके अंदर ही है आप अपने फुलफिल कर सकते हो नीड्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स बजट कॉन्स्टेंट, यानी इसके अंदर जो है एक बजट होता है, बजट लाइन होती है कि आपको दे दिया है कि इतना ही है, रिसोर्स भी इतना है, प्राइस भी इतना ही है, दोनों में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, तो इसके अंदर आप जो भी करना लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। अगर बजट इंक्रीज होता है तो लाइन भी शिफ्ट हो जाती है राइट वर्ड को, अगर बजट डिक्रीज होता है तो लाइन शिफ्ट हो जाती है लेफ्ट वर्ड को। नेक्स्ट है रिज लाइंस आर बाउंड्रीज on an isoquant map that defines the economic region of production, making where a firm can efficiently combine inputs like labor and capital to maximize output. Next है static and dynamic economy. Static यानी रुकी हुई, dynamic यानी पूरी। तो static है, static analysis primarily examines equilibrium conditions where economic forces are balanced, यानी वो कम है। स्टैटिक जो होती है ना वो करती है पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। कंपैरेटिव स्टैटिक यानी जो एक ना पहले से हर एक चीज़ बन चुकी है, फाइनल रिजल्ट को कहते हैं स्टैटिक इकोनॉमी, वर्सेस द प्रोसेस को अपन कहते हैं डायनामिक इकोनॉमी। दिस इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग टू इक्विलिब्रियम स्टेट्स बिफोर एंड आफ्टर अ चेंज विदाउट एनालाइजिंग द ट्रांजिशन प्रोसेस। Time dependent, the analysis disregards the time dimension, assuming instantaneous adjustment between equilibrium states. Simplicity, static models are typically less complex mathematically, making them more accessible for initial economic understanding. यानी कि जो आपके पास दे दिया गया, अगर आपने एक लड्डू बनाया तो आपको वो लड्डू पूरा दे दिया गया है, ये नहीं हुआ है इसके अंदर कि उस लड्डू को बनाने का क्या प्रोसेस है, उसके अंदर कितने पैसे लगे, उसके अंदर क्या क्या जो है मेहनत लगी, क्या क्या उसके अंदर और रिसोर्सेज लगे, वो हो गए। जो मेन प्रोडक्ट है वो है स्टैटिक और जो प्रोसेस है वो है डायनामिक। डायनामिक इज टाइम डिपेंडेंट, यानी डायनामिक मॉडल्स explicitly incorporate time, allowing for analysis of adjustment paths and transition periods. Process orientation, yani these models focus on the process. Adaptation mechanisms includes how economic agents adapt their expectations and behavior. Growth and development, it can effectively model economic growth, technological change and capital accumulation. फिर है टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन यानी कि आपके ऊपर टैक्स, सप्लायर्स के ऊपर टैक्स, बायर्स के ऊपर टैक्स, तो ये किसका टैक्स कितना किसको देना है उसको अपन कहते हैं टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन इज द ट्रू इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ अ टैक्स, शोइंग हु एक्चुअली पेज फॉर इट, नॉट जस्ट हु लीगली रिमिट्स इट, यानी कि कौन देगा कितना देगा, ठीक है। इट्स द लॉस इन रियल इनकम ड्यू टू हायर प्राइसेस और लोअर वेजेस, डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड elasticity, where the less elastic side consumers for necessities
producers for flexible goods bears more of the burden. It is calculated as the difference in prices incomes before and after the tax. की एस्पेक्ट क्या है? टैक्स इंसिडेंस यानी स्टडी ऑफ हु बियर्स इकोनॉमिक वेट ऑफ टैक्स, यानी कौन टैक्स देगा. जैसे कि अपन खाना ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करते, नॉट इवन ऑनलाइन, अगर अपन किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो उसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो प्राइजेस होती है आपने जो खाना मंगाया उसकी, फिर नीचे उसके अंदर लिखा हुआ होता है CGST, SGST, ये सारे टैक्सेस. और अपन क्या पे करते हैं? अपन जो CGST, SGST, सर्विस चार्ज, वो सब ऐड किया हुआ अमाउंट जो है अपन पे करते हैं. तो हु इज एक्चुअली बेयरिंग द टैक्स? वो है पब्लिक. तो टैक्स बर्डन का मतलब यही होता है कि मेन पेमेंट कौन कर रही है? पब्लिक कर रही है, लेकिन थ्रू द रेस्टोरेंट. क्योंकि नाम किसका जाएगा? रेस्टोरेंट का, कि रेस्टोरेंट ने पे किया, लेकिन पैसे किससे लिए गए? पब्लिक से लिए गए. नॉमिनल वर्सेस रियल बर्डन. The nominal burden is the legal payer, while the real burden is on the actual economic impact. Elasticity, the key determinant. The side with the more elastic यानी less responsive curve pays a larger share. Inelastic demands, example cigarettes, consumers pay more as prices rises. क्योंकि cigarettes जो है वो लोग छोड़ नहीं पाते, वो तो कौन पे करता है? जो कंज्यूमर है वो ही पे करता है. लेस इलास्टिक, प्रोड्यूसर्स बियर मोर, क्योंकि अगर उन्होंने बना दिया है सामान, उनको टैक्स पे करना है, लेकिन जो है बायर्स आर नॉट विलिंग टू बाय, दे नॉट विलिंग टू पे, तो जो सारा है बर्डन किसके ऊपर जाएगा? वो प्रोड्यूसर के ऊपर जाएगा. इम्पैक्ट रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम आफ्टर कंजम्पशन, अफेक्ट्स कंजम्पशन, वर्क एंड इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्लुएंसेस गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड पब्लिक सर्विसेज. नेक्स्ट है कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच. कार्डिनल अप्रोच यानी जो नंबर्स में होती है. ये किसने दी थी? एल्फ्रेड मार्शल ने ये अप्रोच दी थी कि आपका जो भी जो सेटिस्फेक्शन है वो आप किस में डिराइव कर रहे हो? आप नंबर्स की टर्म में डिराइव कर रहे हो, जो कि ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप अपने आप को किसी को ऐसे नंबर दे रहे हो कि मुझे आज 10 रुपये वाला मज़ा आया, मुझे 10 पॉइंट्स वाला मज़ा आया, ये खा के, ये करके. तो इसको अपन कहते हैं कार्डिनल अप्रोच. जो ज़्यादा जो है इसका रियलिटी चेक है, इट इज़ लेस रियलिस्टिक. ठीक है, आई गेट 50 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम टी एंड 20 यूनिट फ्रॉम कॉफ़ी. वहीं पे ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहती है कि आप रैंक कर सकते हो, नंबर की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, आप रैंक कर सकते हो. आप कह सकते हो कि मुझे जो है टी आज ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी. मुझे जो है ये टी जो है ये अच्छी लगी ज़्यादा, तो मैं टी को फर्स्ट रैंक करूँगा, कॉफ़ी को जो मैं है सेकंड रैंक करूँगा. ये किसने दी थी? हिक्स एंड एलन की ये थ्योरी है. रियलिटी चेक, कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक एज इट अलाइंस बेटर विद हाउ पीपल मेक चॉइसेस. इट इज़ मोर रियलिस्टिक. आई प्रेफर पिज्ज़ा ओवर आइसक्रीम. शट डाउन पॉइंट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. किस टाइम पे जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एक शट डाउन पॉइंट आना चाहिए? इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द शट डाउन पॉइंट इज द मिनिमम प्राइस वेयर अ फर्म कैन कवर इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एक ऐसी मिनिमम प्राइस जिसके अंदर आप अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जो है आप कवर कर सकते हो. इफ द मार्केट प्राइस ड्रॉप्स बिलो दिस पॉइंट where price or marginal revenue equals minimum AVC, often at the AVC's curve lowest point, the firm should temporarily halt production to minimize losses. यानी कि ये क्या कह रहा है? अगर मार्केट की प्राइस जो है वो कम हो गई एंड आप जो है कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो मार्केट प्राइस में पहले कितना का बिकता था? 20 रुपये का, और आपने उसके ऊपर जो है अपना जो भी प्रॉफिट वगैरह और बनाना था वो सब भी करके पूरा एक प्रोडक्ट रेडी कर दिया है, लेकिन अब क्या हुआ? प्राइसेस जो है वो मार्केट की कम हो गई है, तो अब आपको वो प्रोडक्ट जो है बनाना कम कर देना चाहिए. उसको अपन कहते हैं शट डाउन पॉइंट, ताकि आप जो है वो लॉसेस में नहीं आओ. की कॉन्सेप्ट, परफेक्ट कंपटीशन, फर्म्स आर प्राइस टेकर्स,
meaning their marginal revenue equals to market price. Profit maximization, marginal revenue is equals to marginal cost. Short run decisions, the shutdown decision is a short run strategy. Fixed cost like rent must be paid. यानी अगर आपको अपनी दुकान ही उठा देनी है तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में प्रोसेस में आपको पहले जो है सारा रेंट पे करना पड़ेगा. हाउ टू फाइंड शटडाउन पॉइंट, आइडेंटिफाई मिनिमम एवीसी. कौन से पॉइंट पे जो है एवीसी जो है वो अब कम हो चुका है. चेक प्राइस, इफ मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो द मिनिमम एवीसी. फॉर एग्जाम्पल अपन ने प्राइस ले ली, प्राइस है 40 रुपीज़, ठीक है. इससे पहले जो था आपका एवीसी का पे क्या चल रहा था, 70, फिर 60, फिर 50, फिर 40. अब जो है प्राइस इक्वल्स टू एवीसी आ चुका है, तो ये पॉइंट पे आपको जो है अपना शटडाउन इसमें कर देना चाहिए. आइडेंटिफाई मिनिमम एवीसी, फाइंड द लोएस्ट पॉइंट और उस पर बंद कर दो. चेक प्राइस, graphical representation, it is the intersection of the firm's upward sloping marginal cost curve and the U-shaped average variable cost curve. Next है, if P is smaller than AVC, यानी profit maximization output, shut down temporarily, losses equal total fixed cost. अगर prices ज़्यादा है, continue to produce in the short run covering variable cost. And अगर P is greater than equals to ATC, the firm makes profit or zero economic profit, break even point. अब why shut down? Because by shutting down the firm avoids incurring variable cost like raw materials, direct labor, वो सारा जो है वो खर्चा कम हो जाएगा, तो उससे जो है अपन का losses कम हो जाएंगे. That it isn't generating revenue to cover, thereby losing only its fixed cost, which is better than losing more than producing. अब लास्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. कंज्यूमर ने कितना प्राइस पे किया और उस पर उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसको अपन कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट where a rational consumer spends their limited income on goods and services to achieve the maximum possible satisfaction with no incentive to change their spending pattern because they can't improve their well-being. यानी पैसे जो है वो बराबर ही है, आपके पास नो पैसे का कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपको जो है जो आप पैसा पे कर रहे हो उसके हिसाब से आपको आपका सेटिस्फैक्शन भी मिलना चाहिए, उसको अपन कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. की कॉन्सेप्ट है the satisfaction or benefit a consumer gets from consuming a product, budget constraint, the limitation of consumers' income and the prices of the goods, marginal utility, the extra satisfaction from consuming one more unit of a good, law of diminishing marginal utility. यानी आप बस खाते गए, एक डोसा, दो डोसा, तीन डोसा, चार डोसा, तीन तक तो आपको अच्छा लग रहा था, अब फोर्थ पे तो आपका पेट भर चुका है, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो हो गया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. How it works, a consumer is in equilibrium for single good when the marginal utility, जो है ये तो अब फॉर्मूलाज है, यहाँ पढ़ लेना. इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज द सेम फॉर ऑल गुड्स. सारे गुड्स के लिए जो है मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो जाए. कैसे निकलता है ये, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY. यानी जो गुड X है और जो गुड Y है उन दोनों का मार्जिनल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. दिस पॉइंट इज ग्राफिकली शोन एज द टेंजेंसी ऑफ द बजट लाइन एंड द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व. तो यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, बीकॉम के. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. टिल देन, बाय एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर such videos.